हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 16th नंबर का। अभी तक जो है हम लोग 15th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और CUET में भी आप एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि जो है आपको भी जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम 16th नंबर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिला करके आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग 15th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से आप ऑन एवरेज एक लगा सकते हैं कि आंकड़ा लगा सकते हैं कि अभी तक कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। और इतने सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही धमाकेदार हो जाती है, बहुत बेहतरीन हो जाती है, ताकि जो है आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं जो है CUET में। क्लियर है? तो चलिए भाई आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 16th प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 150 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। 1 और 150 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणक हैं, अर्थात 3 से मल्टीपल हो जाए, 3 से वो डिवाइड हो जाए। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं भाई, 1 और 150 के बीच 3 के मल्टीपल्स कौन से आएंगे। तो पहला मल्टीपल 3 का जो होगा, पहला मल्टीपल जो 3 का होगा वो 3 होगा, दूसरा मल्टीपल आपका 6 होगा, तीसरा मल्टीपल आपका 9 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखो लास्ट आपका जो 150 है ये भी तो 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 150 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आपका 147 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट आपका 150 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब एक चीज देखो जरा, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। ऐसे ही अगला जो नंबर होगा वो आपका 12 होगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सबसे पहले आप निकाल लो क्या, nth टर्म निकाल लो, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या निकाल लो, nth टर्म निकाल लो, क्योंकि ये क्या बन गई, ये आपकी अब AP देखो बन गई, क्या बन गई, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेस वाली सीरीज बन गई। अब AP में क्या है, डिफरेंस आपका बराबर होता है और डिफरेंस देखो यहाँ पे बराबर है, 3 है। अगला आपका 12 आएगा वो भी 3, उनके बीच डिफरेंस 3 आएगा। अगला 15 होगा, वहां पर भी डिफरेंस आपका 3 होगा। तो अब यहाँ पर हम nth टर्म सबसे पहले निकाल लेते हैं। अगर हम nth टर्म की बात करें, अगर हम यहाँ पे nth टर्म निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है। a क्या है आपका, a आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है, उनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको nth टर्म मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टर्म में क्या है आपका 150, तो यहाँ पे लिख दो 150 इक्वल्स टू a क्या आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, इनके बीच का डिफरेंस है आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस n-1 इंटू हो जाएगा आपका 3। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका n-1 इक्वल्स टू 150 माइनस 3 अपॉन 3, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है 147 अपॉन 3 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो n-1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 50। ये तो आपका nth टर्म आ गया, ये क्या आ गया आपका nth टर्म आ गया। और आपको निकालना क्या है, आपको सम निकालना है, इनका क्या निकालना है, सम। तो अब सम ऑफ AP निकाल लो। सम ऑफ AP क्या हो जाएगा, सम ऑफ AP क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सम का फार्मूला होता है। जरा लगा दीजिए, n की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, n की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n कितना है आपका 50, तो जाएगा आपका 50/2 ये 2a की वैल्यू आपको पता कितना है 3, और प्लस हो जाएगा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू कितना आ जाएगा आपका जगह 3 2 जा 6 प्लस हो जाएगा आपका जो है n कितना है आपका, n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, n है आपका 50, n कितना है आपका 50, तो ये जाएगा आपका 50 - 1 तो ये जाएगा 49 इंटू 3 49 इंटू 3 ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 3 9 जा हो जाएगा आपका जो है 16 नहीं 6 आएगा ना, यहाँ पे ओनली 6 आएगा, 16 नहीं आएगा, 3 2 जा 6 होगा ना। ठीक है, 3 9 जा 27, 2 आपका जो है होल्ड हुआ, 3 4 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका जो है 153 इंटू 25 153 इंटू 25। अब 25 का मल्टीप्लाई कर दो आप 153 में, देखो 25 3 जा 75 तो 5 7 आपका होल्ड हुआ, 25 5 जा 125 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो जगह वो आपका 132, और 132 में 2 आपने ले लिया, 13 आपने क्या कर दिया 13 जो है आपने होल्ड कर लिया, 25 1 जा 25 में जब 13 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 38, 25 में जब 13 ऐड करेंगे आ जाएगा 38, तो 3825 ये इसका सम आएगा, ये इसका योग आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, किसी भी ऑप्शन में आपका 3825 नहीं दिया गया तो एक ऑप्शन आप और बना लीजिए ई, और ई में लिख लीजिए 3825, और यही इसका सही आंसर होगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ठीक है ना, 475 है कि 575 है कि 600 है कि 625 है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। क्या होता है n का स्क्वायर, n बराबर कितना आपका 25। तो डायरेक्ट आप कर लीजिए सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका n का होल ऑफ स्क्वायर। n बराबर कितना है आपका 25। ठीक है, तो फर्स्ट 25 ऑड नंबर का आपसे सम पूछा जा रहा है, तो सम कितना हो जाएगा इनका, तो आपने कहा इसका सम हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, तो 625 इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, व्हाट इज द HCF ऑफ 12 15 एंड 48। 12 15 और 48 का HCF क्या है। ठीक है ना, तो HCF मतलब आपका जो है HCF का फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अब HCF मतलब वो है वैल्यू जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, जिससे यह तीनों संख्या क्या हो डिवाइड हो जाए। तो पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा 12 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 × 2 4, और 4 3 जा आपका हो जाएगा 12। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए किसका फैक्टर 15 का, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, तो आपने कहा हो जाएगा आपका 3 × 5, 3 × 5। 48 के जरा फैक्टर निकालिए 48 के, तो 48 का क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा होता है आपका 48। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब यहाँ पर देखिए जो आपने फैक्टर निकाला है इन सब में कॉमन कौन सा है,
इन तीनों में कॉमन कौन सा है, वही उसका सही आंसर होगा, वही उसका HCF हो जाएगा। तो आपने कहा यहाँ भी देखो 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है और यहाँ भी 3 आया है, तो इन तीनों का जो HCF होगा वो 3 होगा, इन तीनों का जो HCF होगा वो 3 होगा। जो तीनों के फैक्टर में कॉमन हो वही आपको ले लेना है। अगर कोई एक संख्या और होती तो उसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो 3 के अलावा और कुछ कॉमन है क्या, देखो जरा भाई 2 यहाँ है लेकिन दूसरे में 2 नहीं आया ना, कहीं भी इसमें कहीं 2 आया नहीं आया, तो यहाँ पे जो तीनों में कॉमन हो वही संख्या आपको लेनी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4। 100 से छोटी कितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों की गुणज हैं। 7, 8, 6 की आपका 12। तो एक काम करो, आप ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर 3 और 4 दोनों की गुणज होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपने कहा 3 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा आपका 12। तो पहली संख्या तो वो होगी जो 12 जो आपकी 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है और 100 से नीचे आपको लेना है। तो अब देखो जो संख्या आपकी जो है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगी वो संख्या आपकी 12 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अब 12 के मल्टीपल्स निकाल लो। अगर मैं बात करूं कि मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे जो है कौन सा होगा, तो 12 ही होगा, अगला 24 होगा, ठीक है। और 100 से नीचे 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, ठीक है। क्लियर। अब 12 अगर 9 जा करते तो 104 आ जाएगा और 104 आपका 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 12 में 9 जा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा और वो 100 से ज़्यादा होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपके, और 100 से कम हमें चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा कि 3 और 4 से जो दोनों से जो आपके मल्टीपल जो है दोनों से मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना, दोनों के गुणज हों और 100 से छोटे हों, वो आपके कितने हैं, 8 है। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो 3 और 4 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। तो जो एलसीएम आया वो तो संख्या 3 और 4 से डिविजिबल है। अब जो संख्या 3 और 4 से डिविजिबल है वो आपकी 12 से भी अब डिविजिबल होगी, तो 12 के सारे मल्टीपल्स निकाल लो तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान होने वाला जिनको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है। अब जिनको ये रूल पता उनके वो तो सेकंडों में आंसर देंगे सर कौन सा होगा। तो भाई देखो 2 का रूल क्या होता है, अच्छा तो 2 का रूल ये होता है कि लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का जो कोई भी संख्या दी गई, लास्ट का जो नंबर है वो या तो 2 से डिविजिबल हो या तो लास्ट में 0 आ जाए तो भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। कोई भी सम नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या कहीं ना कहीं जो है आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है, जो आपको नंबर्स दिया गया है, उसकी जो डिजिट्स है उसका जो सम है, डिजिट्स का जो सम है वो सम आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। सम करने का तो अगर वो सम आपका 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का रूल क्या कहता है कि जो आपको नंबर दिया जाता है, जो आपको संख्या दी गई है, उसके लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हों, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हों तो वह संख्या आपकी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर आप यहां पर देखें,
अगर आप यहां पर देखें दिया गया है 1134 अब आप एक चीज देखो, यहां पे जो आपका 24 है ये 4 से डिविजिबल है, जो 24 है ये आपका 4 से डिविजिबल है। जब 4 से डिविजिबल है इसलिए पहली संख्या 4 से डिवाइड है। इसी प्रकार से देखो 21213552। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो 52 है, जो आपका 52 है ये आपका 4 से डिविजिबल है। 13 4 जा 52 होता है, तो ये आपका 4 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से देखिए 314250। अब एक चीज देखो 50 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, 50 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 50 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह संख्या आपका 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार से देख लो 52644 में 44 आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। जो ऑप्शन सी में दिया गया है वो संख्या आपकी जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो रूल अगर पता है तो आप सेकंडों में कर देंगे, भाग नहीं देते बैठना कि भाग देने लगेंगे हाँ भाई चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, बहुत टाइम लगेगा, कब तक आप डिवाइड करोगे इतनी बड़ी बड़ी संख्या को। तो सिंपल सा रूल होता है 4 का कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जो भी संख्या दी गई है, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर डिविजिबल नहीं तो संख्या 4 से डिविजिबल नहीं हो। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर। यदि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर में आपको जो बताना है। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है आपका a√2। क्या होता है? a√2 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको स्क्वायर का डायगोनल दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका हो जाएगा a√2 = 12। तो यहाँ पे a = कितना आ जाएगा आपका 12/√2। अब देखो √2 का आप रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है ना। तो जब रेशनलाइजेशन करोगे तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 12√2 अपॉन हो जाएगा 2, तो 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√2। कितना आ जाएगा आपका 6√2, ये एक की वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, जहां पे ए क्या है आपका साइड है, क्योंकि साइड इंटू √2 ये आपका डायगोनल होता है किसका, स्क्वायर का, ध्यान रखिएगा। ए यहां पर क्या है, साइड है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पे आपने भुजा क्या मानी है, ए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो a√2 है तो a क्या है, आपकी साइड है। क्लियर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपके क्या निकल गया है, 6√2। तो आप 6√2 का आप स्क्वायर कर दें। 6√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या निकल के आएगा आपका, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका, अब जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड B इन 15 days विथ हेल्प ऑफ C दे फिनिश द वर्क इन 4 days। इन हाउ मेनी डेज C alone कैन डू द सेम वर्क।
ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 10 डेज, 12 डेज, 8 डेज की 15 डेज। तो यहाँ पर देखो आप इसको जो है बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ए जो है कितने दिनों में कर सकता है अकेले, तो आपने कहा 12 डेज में। बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो आपने कहा 15 डेज में। अच्छा, ए और बी के साथ में जब सी मिल जाता है, ए बी एंड सी, तो ये जो है 4 दिन में पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। तो ये जो है ये क्या दिया गया है? डेज दिया गया है। अब इनका यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा कि जो वर्क इनको करना है वो है कितना टोटल। तो अगर तीनों के मैं एलसीएम की बात करूँ 12, 15 और 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी इफ़िशियंसी निकल के आएगी, यहाँ से इनकी इफ़िशियंसी निकल के आएगी। ठीक है भाई, जो कोई भी वर्क आप जो करते हैं उसमें जो समय लगता है वो आपकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग ही तो लगता है। अगर भाई आपकी इफ़िशियंसी कम है तो आपको वो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, अगर आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो वह काम करने में आपको कम समय लगेगा। तो जो भी समय आपको लगता है किसी भी काम को करने पे, वो आपकी इफ़िशियंसी अर्थात आपकी क्षमता के अनुसार लगता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए की इफ़िशियंसी कितनी निकल के आएगी? आपने कहा 5। बी की कितनी निकल के आएगी? आपकी 4। और यहाँ पे इन तीनों कितनी निकल के आएगी? आपने कहा 50। तो देखो ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और तीनों की मिलकर जो इफ़िशियंसी है ए, बी और सी की वो है 50। तो अगर मैं यहाँ पे सी की अकेले की इफ़िशियंसी निकालूँ, अगर मैं सी की अकेले की इफ़िशियंसी निकालूँ तो आपने कहा इन तीनों की इफ़िशियंसी से आप ए और बी की इफ़िशियंसी को आप माइनस कर दीजिए। तीनों की इफ़िशियंसी है कितनी? तो आपने कहा 15 है। इन दोनों की मिला के कितनी है? तो आपने कहा ए की 5 है और बी की 4 है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9, तो सी की अकेले की इफ़िशियंसी आ जाएगी 6। सी की अकेले की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 6, क्योंकि इन दोनों की मिला कितनी है? 9, टोटल तीनों की आपकी 15 है। तो सी की अकेले की इफ़िशियंसी हो गई 6। तो सी अगर अकेले जो है इस काम को करता है, टोटल काम है 60, सी की इफ़िशियंसी एक दिन में 6 यूनिट काम करने की, तो उसको जो है कितना दिन लग जाएगा? 10 डेज लग जाएंगे इस वर्क को अकेले कंप्लीट करने में। कितने दिन लग जाएंगे? 10 डेज। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? भाई टोटल वर्क तो आपका 60 है, ठीक है, तो उसको अगर सी अकेले करता है तो सी की अकेले की एक दिन का जो कार्य करने की जो उसकी क्षमता है वो 6 यूनिट की है, तो 60 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे? 10 डेज लग जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन? ए बी से दुगना कुशल है और दोनों मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए को अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये भी आपका जो है टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपने कहा यहाँ पे अब जो दिया गया है, यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो है ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया। क्या दिया गया है कि ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, अर्थात ए जो है बी की तुलना में दुगना कार्यकुशल है। तो अगर यहाँ पर देखो इनके मैं रेशियो की बात करूँ, इनके दोनों के बीच के रेशियो की बात करूँ, तो अगर बी एक काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो ए आपका 2 यूनिट काम करता है। ये इनके इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है ना, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। अगर बी 2 काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, तो ए आपका 4 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए जो है वह बी की तुलना में दुगना कार्य करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 2:1। अब अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो दोनों को कार्य करने में कितने दिन लगते हैं? 18 डेज। दोनों की इफिशियंसी का टोटल कितना है? तो आपने कहा 3।
भाई 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो दोनों की मिलकर जो इफिशियंसी है वो आपकी 3 है और टोटल जो डेज हैं वो आपके 18 हैं। तो 18 × 3 आपका ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए टेक टू कंप्लीट द वर्क एलोन, ए टेक टू कंप्लीट द वर्क एलोन। तो आपने कहा वर्क कितना है 18 × 3, ए की क्षमता कितनी है एक दिन में 2 यूनिट काम करने की। यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, कितने दिन ले लेगा 27 डेज ले लेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो। क्लियर है, समझ में बात आ गई। यहाँ से दोनों की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है, ठीक है, 2:1 निकल के आया। तो ये आपका जो है टोटल और कितना निकल के आएगा आपका 18 × 3। तो एक जो अकेले इस कार्य को अगर पूरा करता है तो कितने दिन लेगा 18 × 3 डिवाइडेड बाई आपका 2, तो 27 डेज लेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ए की इफिशियंसी कितनी है आपकी 2 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, इफ चेयर्स आर बॉट एट 500 रुपीज ईच एंड सोल्ड एट 700 रुपीज ईच, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि कुर्सियों को 500 रुपये प्रत्येक पर खरीदा जाता है और 700 रुपये प्रत्येक पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, आपने कहा होता है SP - CP। क्या होता है SP - CP। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपने कहा 700 रुपीज़। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपने कहा 500 रुपीज़। अच्छा एक चीज़ बताओ कि भाई जो आपको प्रॉफिट या लॉस जो होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हमेशा आपको CP पर होता है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा किसी चीज़ पर आपने लगाया, जो बिजनेस पे लगाया, किसी चीज़ को खरीदने में लगाया, वही तो आपके लिए CP है, वही तो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा, वो आपको हमेशा आपके CP पर होता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, SP का फुल फॉर्म क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और CP का फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस है 700 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस था 500 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, तो 200 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए में 500 में, जो उसने लगाया तो 500 रुपीज़ है ना, और इनटू हो जाएगा आपका 100, जीरो से दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 2 जा 4, अर्थात 40% आपका आंसर आ जाएगा। 40% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, उसको 40% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 10% लॉस, द मैन गेन्स 20 रुपीज़ मोर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। एक वस्तु को 10% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 20 रुपये अधिक का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है कि 400 रुपये है। तो यहाँ पर जरा देखो, अच्छा परसेंटेज का आपका बेस क्या होता है 100, परसेंटेज का बेस क्या होता है आपका 100। लॉस का मतलब कमी, तो 100 माइनस, और प्रॉफिट का मतलब बढ़ोतरी, मतलब इंक्रीज, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, उसने कहा कि 10% लॉस, मतलब कोई चीज़ 100% थी
उसमें से उसको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, अर्थात वो कितने परसेंट बची, आपने कहा 90%। कितने परसेंट बची, 90%। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, तो आपने कहा कोई चीज़ 100% थी और 10% आपको उसमें और बढ़कर मिल गई, तो ये हो जाएगा आपका 110%, 110%। अब देखो क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 10% लॉस, द मैन गेन्स 20 रुपीज मोर। यदि वह वस्तु को 10% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचता तो उसको 20 रुपए अधिक मिलते, अर्थात इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 20 रुपीज। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 110% माइनस 90% इक्वल्स टू है आपका 20 के। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा, 20% इक्वल्स टू 20 के। तो यहाँ पे आपका 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 100 अपॉन 20। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? 20% कितना हो जाएगा आपका, या फिर 20% आप लिख लो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 20 से 20 कट जाएगा तो 100 रुपीज आपका सही आंसर आ जाएगा। तो CP कितना आ जाएगा, CP ऑफ द आर्टिकल, CP ऑफ द आर्टिकल, CP ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज। CP ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा आपका 100 रुपीज। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ P गॉट 20% मार्क्स लेस देन Q, देन द मार्क्स ऑफ Q इज हाउ मच परसेंट मोर देन P। यदि P को Q से 20% कम अंक मिले हैं तो Q के अंक P से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि भाई परसेंटेज का बेस क्या होता है आपका 100 होता है। परसेंटेज का बेस क्या होता है आपका 100 होता है। अगर मैं ये मान के चलूं कि दो व्यक्ति, एक P है एक Q है, तो यहाँ पे दिया है कि इफ P गॉट 20% मार्क्स लेस देन Q, P को Q से 20% कम अंक मिले, तो अगर मैं कहूँ कि भाई Q को 100 अंक मिले तो P को 80 अंक मिले। P को कितने अंक मिले आपके 100 अंक मिले, तो P को कितने मिले 80, क्योंकि भाई 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, और 100 माइनस 20 तो आपका 80 आ जाएगा। तो अगर Q को 100 अंक मिलते हैं तो P को कितने मिल रहे हैं 80। अब कह रहा है कि Q के अंक P से कितने ज़्यादा हैं, प्रतिशत में कितने ज़्यादा प्रतिशत में हैं। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे निकालें तो देखो भाई आपको ये निकालना है कि कितने प्रतिशत अधिक हैं Q के। तो अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 100 माइनस 80 अपॉन 80। तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 80 कितना आ जाएगा 20 अपॉन 80। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4, और 1/4 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25%। कितना लिख सकते हैं 25%। 1/4 का मतलब डायरेक्ट होता है 25%। तो 25% उसके अधिक हैं Q के अंक जो है P से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में है, केवल एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Q के अगर 100 हैं तो P के आपके 80 हैं। कितने प्रतिशत जो है Q के ज़्यादा हैं P से, तो आपने कहा कि 100 माइनस 80 अपॉन 80, क्योंकि P से कितने ज़्यादा है ना, इसलिए अपॉन में आपका 80 जाएगा, क्योंकि P के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, P के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है वही उसी की जो वैल्यू आपको नीचे रखनी है। तो P के रिस्पेक्ट में निकालना है तो P को कितने अंक मिले 80, तो 80 के रिस्पेक्ट में 20 कितना परसेंट है 25% है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है और उसकी खपत में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वस्तु के व्यय में वृद्धि या कमी क्या होगी।
अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ए बी रूल से लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप ए बी रूल से लगा सकते हैं। ए बी रूल क्या होता है? तो आपने कहा ए बी रूल होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपका ए बी रूल होता है। अब यहाँ पर कमी कह रहा है तो यहाँ पर देखो ए बराबर आप क्या ले लेंगे, जब उसने कहा कि भाई 20% का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो ए बराबर ले लो आप माइनस का 20 और बी बराबर ले लो आप प्लस का 40। ठीक है, यही तो है भाई, जहाँ पर 40% की वृद्धि तो प्लस का 40, 20% की कमी तो आपका माइनस का 20 आपने ले लिया। अब इसको आप इस रूल में रख दो, देखो क्या आ रहा है, अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो डिक्रीज होगा। जरा रखिए, तो यहाँ पे जब आप ए बी रूल में इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, तो ये जाएगा आपका -20 प्लस आपका 40 प्लस आपका -20 इंटू प्लस का 40 अपॉन हो जाएगा 100। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 40 से जब माइनस के 20 आप माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। अब ये प्लस का आ रहा है इसलिए 12% इंक्रीज हो जाएगा, 12% क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, 12% क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये वैल्यू माइनस की आती, अगर ये वैल्यू माइनस की आती तो डिक्रीज होता, क्योंकि वैल्यू प्लस की आ रही है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर का क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए बोट along the current and against the current are 16 km per hour and 10 km per hour respectively. What is the speed of boat in kilometer per hour in still water? धारा के अनुदिश और धारा के विरुद्ध एक नाव की गति क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, 4, 12, 13 या 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई देखो, जब जो है एक बोट आपकी जो है स्ट्रीम में जा रही है, अब जब वो स्ट्रीम के जो है अनुकूल जाएगी, अर्थात अप स्ट्रीम में जाएगी, धारा के साथ जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि बोट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट दोनों प्लस हो जाएंगी, क्योंकि जब वो भाई धारा की दिशा में जाएगी बोट, तो धारा की जो है गति और बोट की गति दोनों की आपस में प्लस हो जाएंगी। और जब वही बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी, जब वही बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी, तो जो बोट की स्पीड है वो जो है आपकी स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो आपकी बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड के अगेंस्ट ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो स्ट्रीम उसको बहा करके ले जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट जो है, अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट आपने मान ली v, स्पीड ऑफ बोट आपने मान ली v किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम कह दीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, ठीक है ना, करंट, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आपने मान लिया u किलोमीटर पर आवर। तो अब जो है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगी b प्लस यू। अच्छा, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी आपकी b माइनस यू। अब यहाँ पर आपने मान लिया a बराबर b प्लस यू और b बराबर आपने मान लिया b माइनस यू, ठीक है ना, b माइनस यू, क्या मान लिया आपने, b माइनस यू, ठीक है ना, b माइनस यू। अब देखो b प्लस यू कितना दिया गया आपका 16 किलोमीटर पर आवर, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर, और आपका b माइनस यू कितना दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
अब देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये हो जाएगा जो है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a+b/2। तो ये कितना आ जाएगा, a कितना है आपका, तो आपने कहा 16 + 10/2, तो ये आ जाएगा आपका 13 km/h। कितना हो जाएगा, 13 km/h। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगर स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर पूछा जाता है तो वो होता है आपका a-b/2। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर a+b/2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर a-b/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 km/h। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।